अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। और आपके क्लास फेलोज हमें ज्वाइन कर लें। थोड़ा सा वेट करते हैं। जी क्लास, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 8। टॉपिक हमारे पास है, अभी हम डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं। जब तक आपके और क्लास फेलोज ज्वाइन कर लें, आप प्लीज़ ज़रा बता दीजिएगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, आपको स्क्रीन शेयर हुई हुई नज़र आ रही है। आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए दोनों बातें, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। ओके शुमाइला एंड इद्रीस, थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे बता दिया, बहुत शुक्रिया आपका बताने का, थैंक यू। बस थोड़ी सी देर और फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपको प्रीवियस वीक के लेक्चर्स चैप्टर 6 और 7 आपको व्हाट्सएप कर दिए गए थे, आपने उनको देख लिया होगा। इसी तरह से आज लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ये लेक्चर मैं आपको अभी जल्दी ही कर दूंगा, उनमें तो देर हो गई थी, इनको मैं जल्दी ही कर दूंगा और आपको ये लेक्चर 8 मेल कर दिया जाएगा। इनफैक्ट व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, हम व्हाट्सएप पे तो करते हैं। चलिए क्लास, हम शुरू करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपकी क्लास फेलोज ज्वाइन होते रहेंगे और हम अपना काम शुरू करते हैं। चैप्टर 8 एक नया टॉपिक, जैसे आपको मैं पिछली क्लास में भी बता रहा था, हमने चैप्टर 6 और 7 पिछली क्लास में कवर किया था। ये मत सोचिए कि हम चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, ये सोचिए कि हम यहाँ पर टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। और हमने जो टाइम हमारे पास गिवन है, हमें दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमने उस टाइम में बस उतना पढ़ना है। हम ये नहीं कह रहे कि हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं। तो 2 चैप्टर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा उसमें पढ़ा। हमने टॉपिक वाइज पढ़ा और इतना ही पढ़ा जितना हम उन 2 आवर्स में पढ़ते थे। वैसे तो अब आपको पता है कि रमज़ान में आज हमारी पहली क्लास है और हमारा टाइम ड्यूरेशन 1.5 आवर, 1.5 घंटे का है। और हम आज 11:30 से क्लास शुरू कर रहे हैं और हम एक सेशन कंप्लीट करेंगे, फिर सेकंड सेशन कंप्लीट करेंगे और फिर थर्ड सेशन का थोड़ा सा पोर्शन इसमें इन्वॉल्व करेंगे, इंक्लूड करेंगे, ताकि हमारे पास टोटल 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स कंप्लीट हो सके और जब तक हम अपना काम कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। सो क्लास, अब हम बात शुरू करते हैं। आप अक्सर स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं, जो टाइम पर आ जाते हैं, वो ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन कर लेंगे। आज हमारा टॉपिक है क्लास चैप्टर 8, मैनेजिंग इन कॉम्पिटिटिव, मोनोपोलिस्टिक एंड मोनोफिजिलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसी बात होगी जिसमें हम मेनली तो बात करेंगे कॉम्पिटिटिव और मोनोपोलिस्टिक की, लेकिन हमारे पास इस चैप्टर का नाम है मोनोफिजिलिस्टिकली। फिजिलिस्टिकली, जैसे हम कहते हैं ना फिजिकली, हमारे पास फिजिकली वो चीज़ें एग्जिस्ट करती कि नहीं करती। वो हम इसलिए कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे पास लॉजिकली एग्जिस्ट करती हैं, फिजिकली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो लॉजिकली एक पर्टिकुलर एरिया में एक चीज़ काम कर रही है, लेकिन वो फिजिकली नहीं है, जैसे कि वर्चुअल एनवायरनमेंट हो सकती है। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब वक्त आएगा तो हम उनकी डिस्कशन बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम बात शुरू करते हैं कॉम्पिटिटिव और मोनोपोलिस्टिक टॉपिक्स से रिलेटेड। फर्स्ट टॉपिक आपके पास आ रहा है परफेक्ट कंपटीशन। आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एंड मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और इसमें इससे पहले आप इकोनॉमिक्स के
कोर्सेज मेरे ख्याल से माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ चुके होंगे, उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड भी बात, वही बात यहाँ पर है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा बेसिक्स डेफिनेशंस को पढ़कर हम उसके एडवांस लेवल पे चले जाएंगे, मतलब उससे हम आगे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हम पिछले टॉपिक्स में भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। और परफेक्ट कंपटीशन की एक बिल्कुल छोटी सी एक डेफिनेशन लिखी हुई है। परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट क्या होती है? अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन कहाँ पर आता है? जहाँ पर बहुत सारे बायर और सेलर्स होते हैं। ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस का मतलब होता है सेम प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब एक ही तरह की प्रोडक्ट सभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बायर्स के पास भी तमाम इंफॉर्मेशन है और सेलर्स के पास भी तमाम इंफॉर्मेशन है। मतलब बायर्स को पता है कि तमाम कौन कौन से सेलर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, उनकी प्राइसेस कैसी हैं, और सेलर्स को भी मालूम है कि जो भी बायर्स हैं वो किस सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। जैसे आपने मार्केटिंग में पढ़ा होगा ना, सेगमेंटेशन ऑफ द मार्केट। तो नीच मार्केट मतलब टारगेट मार्केट या मार्केट सेगमेंटेशन, डेमोग्राफिकली, साइकोग्राफिकली, जियोग्राफिकली, किसी भी तरह से कहिए, ये तमाम डिटेल्स सेलर्स को भी पता है। देयर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं कि एक कस्टमर यहाँ पे मौजूद है, उसको 5 तरह की प्रोडक्ट्स तो मिल रही हैं, लेकिन छठी तरह की प्रोडक्ट मंगवाने के लिए उसको कहीं से कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ रही है। या अगर वो एक प्रोडक्ट उसके पास मौजूद है तो वो दूसरी प्रोडक्ट, अगर हम सिर्फ 2 प्रोडक्ट की ही बात कर लें, तो दूसरी प्रोडक्ट उसको किसी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अगेंस्ट मंगवानी पड़ रही है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर नहीं। देर आर नो ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। इसके बाद है देर आर फ्री एंट्री एंड एग्जिट फैक्टर्स दैट अफेक्ट मैनेजरियल डिसीजंस। तो कोई भी कंपनी, सेलर किसी वक्त भी आ सकता है उस कंपनी में, उस मार्केट में, उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्ट को लेकर आ सकता है या उन सर्विसेज को लेकर आ सकता है, और कभी भी दिल चाहे तो वहां से जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स होती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर मार्केट में कुछ एक ही तरह के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कोई शॉप्स हैं या प्लॉट्स हैं या ऑफिसेज हैं या किसी और तरह की प्रॉपर्टी है, या फॉर एग्जांपल मार्केट में शेयर्स हैं। एक ही कंपनी के शेयर्स की अगर हम बात करें तो उनकी तो एक ही प्राइस होगी। अगर उनको डिफरेंट ब्रोकर्स सेल कर रहे हैं तो उनकी एक ही प्राइस होगी। हमारे पास मार्केट में फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन के लिए आयरन बार्स होती हैं, या कंक्रीट है, या सीमेंट है, या सैंड है। अच्छा, आपको बताऊं कि हम यहाँ पर तो परफेक्टली competitive मार्केट की बात कर रहे हैं। जब हमने वर्ड यूज कर लिया परफेक्टली, इसका मतलब एग्जैक्टली वो तमाम चीजें एक ही तरह से हैं। जब हम सीमेंट की बात करते हैं तो कभी कभी हमें ये नजर आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सीमेंट थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है, या ये सीमेंट कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम बेहतर है, या ये और ज़्यादा कम बेहतर है। तो ऐसी सी बातें भी कभी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हम परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं जहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम बहुत सी और बातों की तरफ भी लेकर आ सकते हैं। आप कोक और पेप्सी देखते हैं कि उनके टेस्ट्स में कुछ लोग तो डिफरेंस निकाल लेते हैं कि एक का टेस्ट ऐसा है या दूसरे का टेस्ट वैसा है, लेकिन अक्सर उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, वो एक ही तरह की प्रोडक्ट ही कहते हैं। इसी तरह फिर आपके पास जब आप आइसक्रीम्स की बात करते हैं तो उसमें भी आमतौर पर उनके पैकिंग ऑलमोस्ट एक ही तरह से होती है, फ्लेवर ऑलमोस्ट एक ही तरह से होते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर आ जाती हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सी बातें और भी हैं जो हमारे पास एक ही तरह की कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। तो हमारे पास इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसमें हमने देखा कि इसको हम एक दफ़ा और रिपीट कर लें क्योंकि ये वर्डिंग्स हम अभी अगले पॉइंट्स में बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमें बेहतर तरीके से पता होना चाहिए कि ये पांचों पॉइंट्स क्या हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन में देर आर मैनी बायर्स एंड सेलर्स, ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ होमोजेनियस प्रोडक्ट। होमोजेनियस मैंने आपको बताया क्लास कि एक ही तरह के प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट्स। ठीक है, और जब हम कह रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन, इसका मतलब है बिल्कुल एक ही तरह की ही प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रही हैं।
इसके बाद है बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट कंपटीशन, बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन में है। और परफेक्ट इंफॉर्मेशन, सॉरी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ, परफेक्ट इंफॉर्मेशन दोनों के पास है, मुकम्मल हर तरह की मुकम्मल इंफॉर्मेशन उनके पास है। देयर आर नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट, किसी प्रोडक्ट को मंगवाने के लिए लाने के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं बियर करनी पड़ रही है, वो हर चीज़ रेडीली अवेलेबल है। और पॉइंट 5 है देयर आर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कोई भी सेलर गुड्स या सर्विसेज जो भी वो ऑफर कर रहा है मार्केट में, कभी भी वो ऑफर करने के लिए आ सकता है और कभी भी वो मार्केट से जा सकता है। जैसे हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, वो देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट है तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केट में आके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करते हैं और सेल करना शुरू कर देते हैं। फिर वो समझते हैं अब प्रॉफिट ज़्यादा नहीं है या लॉसेस की तरफ हम मूव कर रहे हैं, तो वो अपने उस प्लांट को सेल कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स थे। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या डिटेल्स मौजूद हैं। पॉइंट 1 हमारे पास आ रहा है इसी टॉपिक में, डिमांड एट द मार्केट एंड फर्म लेवल्स। अब हमारे पास दो तरह के वर्ड्स यूज में आते हैं क्लास, एक होता है वर्ड फर्म और एक होता है इंडस्ट्री। जब हम बात करते हैं फर्म की, इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर फर्म के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारी एक ही तरह की फर्म्स में एक पर्टिकुलर फर्म क्या करेगी, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसकी डिमांड क्या होगी, वो मार्केट में अपने आप को कैसे देखेंगे। और जब हम कहते हैं इंडस्ट्री, इसका मतलब होता है उस तरह की सिमिलर फर्म्स तमाम की तमाम जो मार्केट में मौजूद है, तो उनको फिर हम कहते हैं इंडस्ट्री। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीमेंट की एक फर्म भी हो सकती है, सीमेंट की पूरी इंडस्ट्री है, मतलब तमाम सीमेंट की फैक्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल फर्म। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल फर्म्स। तो ये हर चीज़ की इंडस्ट्री भी होती है, मतलब तमाम उस तरह की कंपनीज। बैंकिंग इंडस्ट्री, इसका मतलब तमाम बैंक्स। और पर्टिकुलर बैंक, इसका मतलब हम किसी पर्टिकुलर बैंक की बात कर रहे होंगे। चले आगे चलते हैं। आपके पास डिमांड एट द मार्केट एंड फर्म लेवल्स की बात जब इंक्लूड की जाती है, इसमें लिखा है नो सिंगल फर्म ऑपरेटिंग इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट एक्सर्ट्स एनी इन्फ्लुएंस प्राइस। जो भी परफेक्टली मार्केट में हमारे पास कोई फर्म मौजूद है, वो इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक ही प्राइस पर सब सेल कर रहे होते हैं। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। और प्राइस डेफिनेटली डिटरमिन हो रही होती है कि जो भी मार्केट में बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं। जैसे क्लास मैंने आपको बताया ना, बहुत से एग्जांपल्स हैं। आप जैसे आजकल हम हमेशा ही देखते हैं, जैसे दूध की दुकानें हैं, हमें खुला दूध मिल रहा होता है, तो वो उसमें हमारे पास एक ही तरह की प्रोडक्ट है। अब हम कभी कभी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि फलां दुकान का दूध हमें ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है या फलां दुकान का कम बेहतर नज़र आ रहा है, लेकिन आमतौर पर एक ही तरह के होते हैं मोरलेस, और उनकी प्राइसेस भी फिक्स होती हैं, एक ही तरह से होती हैं। हमारे पास आटा है, गवर्नमेंट ने बता दिया कि आटा इस रेट पर होगा, तो हमें वो आटा, जैसे कि मिसाल के तौर पर चक्की के आटे का रेट है, हम में से बहुत से लोग उसको भी खाते हैं। जो डिफरेंट कंपनीज के ब्रांड्स का है वो तो चले, हमें नजर आता है कि किसी ने अपना कुछ प्राइस थोड़ी सी ऊपर कर दी, नीचे कर दी, किसी ने कहा कि ये ज़्यादा फाइन है या ये ऐसा है वैसा है। तो हमें आमतौर पर चक्की का एक ही रेट नज़र आता है, पेट्रोल हमें एक ही तरह से नज़र आता है। ठीक है, इसी तरह की बहुत सी और चीज़ें होती हैं जो हमें एक ही तरह से नज़र आती हैं। तो बेतहाशा चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें एक ही तरह से नज़र आती हैं। आपकी सेल कंपनीज भी हैं, सेल कंपनीज अपने अपने एडवर्टीजमेंट देती हैं। अब आपको वो एक ही तरह के प्रोडक्ट दे रही होती हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, डेटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो आपको कन्विंस करते हैं अपनी डिफरेंट फर्दर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के साथ, वैल्यू एडेड सर्विसेज आपको देते हैं कि आपको ये हम बेनिफिट देंगे, आपको ये बेनिफिट देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ऐसे बहुत सी एग्जांपल्स आपके पास आ सकती हैं। फर्दर लिखा है द फर्म मैनेजर मस्ट चार्ज दिस मार्केट प्राइस और कंज्यूमर्स विल परचेज फ्रॉम अ फर्म चार्जिंग अ लोअर प्राइस। ये जो हमने अभी कहा, प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट। अब प्लस जैसे आप कभी मार्केट में सेलफोन परचेज करने जाते हैं, न्यू या यूज्ड, एक कंपनी का एक मॉडल आप देखते हैं कि बहुत सी दुकानों पे वो सेट मौजूद होता है। फिर आप देखते हैं कि यार उसका अगर न्यू है तो वो उसका एक प्राइस है। अब प्राइस कैसे सेट हो रही है, मार्केट में अगर ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं तो मार्केट में थोड़ा कंपटीशन होगा, कोई अपनी तरफ से थोड़ी सी रियायत कर देगा या नहीं करेगा। और इसी तरह से फिर
मार्केट में कुछ कस्टमर्स कोई लोअर प्राइस भी कर सकते हैं ताकि अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर सके, मतलब अपना वो प्रॉफिट छोड़ देंगे कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट स्ट्रेटजीज एग्जिस्ट करती हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ। इसी में एक छोटी सी डेफिनेशन और भी इंक्लूड हो रही है, और वो ये कि फर्म डिमांड कर्व हमारे पास एक होता है। द डिमांड कर्व फॉर एन इंडिविजुअल फर्म्स प्रोडक्ट, किसी भी एक फर्म के प्रोडक्ट के जो डिमांड कर्व है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट इज सिंपली द मार्केट प्राइस। ये बड़ा आसान सी बात हो जाती है कि किसी भी एक फर्म का जो डिमांड कर्व है वो उसकी प्राइस पर है। अब सप्लाई तो वो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन जो उसकी प्राइस, ई मीन्स यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम उसको पॉइंट नजर आ रहा है, तो और ये डी एफ का मतलब है डिमांड ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू प्राइस इक्विलिब्रियम, पीई लिखा नजर आ रहा है ना आपको, तो ये प्राइस इक्विलिब्रियम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म की जो आउटपुट है वो इसी प्राइस के रिस्पेक्ट वो करते रहेंगे। कम आउटपुट कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं, उनको पता है कि हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है डिमांड के रिस्पेक्ट, और हम उसके रिस्पेक्ट इसको प्रिपेयर करते रहेंगे। तो ये मार्केट का एनालिसिस किया जा रहा है, मतलब इंडस्ट्री का, और यहाँ पर वो फर्म अपने इस इक्विलिब्रियम प्राइस और डिमांड के रिस्पेक्ट इस चीज़ को देखते हैं। आपको पता है ना कि इन डायग्राम्स में हमारे पास ज़्यादातर केसेस में प्राइस वाई एक्सिस के अलोंग और मार्केट आउटपुट मतलब क्वांटिटी हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, और डिमांड और सप्लाई कर्व आपके पास इसी तरह से शो हो रहे होते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है, इससे हम इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम प्राइस भी आइडेंटिफाई करते हैं, और किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, क्योंकि हर कंपनी अपनी प्रोडक्ट उसी तरह से ही उसी प्राइस पे सेल कर रही होगी, तो वो उस प्राइस पर उस कंपनी की प्रोडक्ट कितनी बिक रही है ये उनकी डिमांड ऑफ ए फर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास इसी प्राइस से निकल आता है। ठीक है, तो ये आसान तरीका होता है कि हम इसको अपनी डिमांड को, फर्म्स आउटपुट को आइडेंटिफाई कर सके इस इक्विलिब्रियम प्राइस से। ये मैंने आपको 2-3 दफ़ा इसलिए भी बता दिया क्योंकि हमारे अगली जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनमें हम इन्हीं बातों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हमारे पास अब दो तरह के डिसीजन होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म आउटपुट डिसीजन। बाय द वे, ये जो आपके पास था ये भी तो हम डिमांड ऑफ फर्म, मतलब डिमांड का मतलब है कि उस कंपनी की, उस फर्म की प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, मतलब उसको कितनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। अगर कम आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो नुकसान है, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तब भी नुकसान है। तो एप्रोप्रिएट आउटपुट कितनी प्रोड्यूस करनी चाहिए है इनको। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास हम ये आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म डिसीजंस भी होते हैं आउटपुट से रिलेटेड, और लॉन्ग टर्म भी होते हैं। तो पहले आपके पास पॉइंट बी आ रहा है शॉर्ट टर्म से रिलेटेड। शॉर्ट टर्म इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच देयर आर सम फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, शॉर्ट टर्म में हमारे पास कुछ फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये प्लान करना है कि शॉर्ट टर्म, शायद जैसे आपको पता है ना, शॉर्ट टर्म का मतलब आमतौर पर 1 साल तक की बात होती है, और लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 1 साल से ज़्यादा का टाइम ड्यूरेशन, 2, 3, 4 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं। अब हमारे पास अगर हम 1 साल की बात करें तो हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मतलब जो चीज़ें हम प्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं, जिन चीज़ों को हम अपने कंसिडरेशन में लेकर आते हैं, वो फिक्स हमें पता है कि हम 1 साल तक जो प्रोडक्शन करेंगे वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर हम देखना चाहते हैं कि हम, जैसे आपको पता है फाइनेंशियल ईयर होता है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। अगर हम इस वक्त प्लान करें कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है और हम अपनी एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आएंगे 1 जुलाई से, और वो 30 जून तक हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, और तो हमें पता होगा डेफिनेटली कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद हैं और हम 1 साल में किन किन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ये कहें, जो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा लॉन्ग टर्म आउटपुट डिसीजंस में, कि हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, तो हम ये कहेंगे यार कि अभी तो हमारे पास ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मौजूद है, पता नहीं अगले साल या अगले सालों में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, कुछ और लोग भी मार्केट में आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये परफेक्टली कंपटीशन मार्केट में है, और इसमें कोई भी कंपनी कभी भी मार्केट में एंटर हो सकती है और कभी भी मार्केट से एग्जिट कर सकती है। अब क्योंकि एंट्री और एग्जिट आसान है, तो हो सकता है कि हम ही सोच रहे हैं कि हम 10 साल तक मार्केट में रहेंगे, हो सकता है कि हमें 2 साल के बाद नजर आए कि मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है और हम मार्केट से खुद ही क्विट कर जाएं। तो वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए
जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं, तो आमतौर पे फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात को इंक्लूड किया जाता है। अब इसमें हमारा कंसर्न क्या होगा? आप अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहते हैं शॉर्ट टर्म, शॉर्ट रन आउटपुट डिसीजंस में, तो आपका पहला कंसर्न क्या होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। यार मुझे, मैं 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम मिलना चाहिए। प्लस आपको एक छोटी सी एग्जांपल, इससे थोड़ी सी अलग एग्जांपल तो वो है, हमारे पास जैसे कि मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन की एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सिर्फ ये एंट्री और एग्जिट की बात बता रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए। ये एग्जांपल यहाँ पर सूटेबल नहीं है। बहुत से लोग होते हैं कि, चले मैं इस वक्त आपको, जब अभी अगला टॉपिक आएगा मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ कंपनीज का, फर्म्स का, मैं आपको वहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ। अब हमारे पास कोई भी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर टाइप की एक शॉप पर काम शुरू किया, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स को, गुड्स को सेल करना शुरू किया, या मैंने कुछ लोगों को गाइडेंस देनी शुरू की। तो ये अपनी मर्जी पर है, हमने कब देना शुरू की और हम कब वहाँ से हमने काम छोड़ दिया और हम किसी और तरफ चले गए, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल हम आगे चलते हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना हमारा मेन टारगेट होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन द डिमांड फॉर एन इंडिविजुअल फर्म्स प्रोडक्ट इज द मार्केट प्राइस ऑफ आउटपुट। ये भी हमने पढ़ा था, ये दोबारा यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी गई। तो मार्केट प्राइस पे हमें ये पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट प्राइस ही हमारी आउटपुट या डिमांड बता रही होती है। इसके हमारे पास क्या होगा? रेवेन्यू। आपको पता है ना, कैपिटल आर का मतलब रेफर करता है रेवेन्यू को, और हम रेवेन्यू एक फंक्शन है यहाँ पर जो कि क्यू की साथ हमारे पास मौजूद होता है, मतलब क्वांटिटी में। तो हम रेवेन्यू में क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, आप तो आपको पता है ना क्लास के, वो हम क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब डिमांड क्वांटिटी की बात करते हैं, तो इसलिए क्यू आपके पास यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है। अब हमारे पास जब बात करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू, आपको पता है ना मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है, कि हर एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा, कितना रेवेन्यू इंक्रीज होगा और क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डी आर, मतलब डेरिवेटिव ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ क्यू। तो हम क्यू के रिस्पेक्ट आर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ये आपके पास लिखा नजर आ रहा है कैपिटल आर। तो आपको पता है कैलकुलस में आपने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो कैलकुलस में काम किया है ना, हम पिछली क्लासेस में भी देखते रहे हैं। तो डी ओवर डी क्यू, तो ये आर के साथ लिखा हुआ डी ओवर डी क्यू, तो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं आर का विद रिस्पेक्ट टू क्यू। तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू मिल जाएगा। और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू देखना ही का ही मकसद होता है कि हम कितनी प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्शन करें, ताकि हम लॉस में ना चले जाएं और हम प्रॉफिट में रहें। अब प्लस हमारे पास यहाँ पर एक फिगर है, ये फिगर 8.2 है, और इसमें आपको बताया जा रहा है रेवेन्यू, कॉस्ट्स एंड प्रॉफिट्स फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। अभी आपको थोड़ा सा एक टेढ़ा मेढ़ा सा कॉस्ट का नजर आ रहा है कर्व, और एक आपको रेवेन्यू नजर आ रहा है। अच्छा, आपको मैं बताऊँ क्लास के, इसमें हम 2-3 बातों को आइडेंटिफाई करेंगे, आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। इस ग्राफ, इस फिगर में हमारे पास वाई एक्सिस में तो हमारे पास इसकी प्राइस आ रही है, ठीक है, और हमारे पास फर्म की जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और प्राइस का मतलब आपके पास क्या है, कि हमारे पास जितनी भी डॉलर्स का मतलब ये प्राइस की बात आ रही है, तो जितनी हमारे पास प्राइस होगी, जितनी क्वांटिटी होगी, हमारे पास एक इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाएगा। अब हम आमतौर पर ये देखते हैं कि हम जब कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास एक कॉस्ट शुरू होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट से, और ये कॉस्ट हमारी एकदम से बढ़ती है, हम बढ़ाते हैं, और फिर हमारे पास ये कॉस्ट थोड़ा सा कम शुरू होती है, फिर हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना की कोशिश करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर हमारे पास ये कॉस्ट फिर एकदम से बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, उसमें प्रोडक्शन के साइज में, मतलब फैक्ट्री में, यूनिट में, प्लांट में थोड़ा सा इंक्रीमेंट करते हैं या उन चीज़ों को बढ़ा देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट फिर और बढ़ना शुरू हो जाती है, मतलब उसको हम ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास, जैसे आपने मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा कि स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कैपिटल आर इज इक्वल टू एम आर। अब एम आर क्या भी पढ़ा था, मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा, जुबानी बताइए, डी आर ओवर डी क्यू। ये देखें, ये था ना डी आर ओवर डी क्यू एम आर। तो हम मार्जिनल रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो स्लोप ऑफ एम आर क्या होगा, कि हमारे पास जितना चेंज आएगा क्वांटिटी में, उसमें हमारे पास रेवेन्यू में उतना ही चेंज आता चला जाएगा। ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है ना, ऐसे और फिर ये ऐसे,
तो ये आपके पास जो स्ट्रेट लाइन जा रही है ये है रेवेन्यू। आपको पता है रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो ये जो हमारे पास प्राइस इंटू क्वांटिटी से लाइन एक प्रिपेयर हो रही है, इसमें हमारे पास जो इसका स्लोप है वो है डी आर ओवर डी क्यू, और वो है इक्वल टू प्राइस। अब देखिए तीनों चीजें, चारों चीजें आहिस्ते से मिलती चली जा रही हैं साथ साथ। तो रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होना शुरू हो गया, क्योंकि हम इस जगह पर क्वांटिटी की बात भी कर रहे हैं, वही जो हमारे पास प्राइस होगी। डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, जो प्राइस है तो यहाँ पर हमारे पास वो इक्वल हो गए। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की बात आना शुरू हो जाती है। अब क्लास यहाँ पर हमारे पास ये जो रेवेन्यू का कर्व जो कि स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, ये हमारे कॉस्ट के कर्व को सी क्यू, जो कॉस्ट हमारे पास है ये भी एक फंक्शन है क्यू के साथ। ठीक है, क्यू वेरिएबल के साथ, इसमें क्यू वेरिएबल इन्वॉल्व है कॉस्ट में। ये हमारे पास इस तरह से, अब ये दो जगह पे इनको कट कर रहा है। एक तो यहाँ पर आ रहा है रेवेन्यू में कि हमारे पास ये रेवेन्यू हमारे पास जो ये था बढ़ रहा था, इसमें कॉस्ट हमारी बढ़ी, आते आते हमारे पास एक ब्रेक इवन पॉइंट आया, और ये ब्रेक इवन पॉइंट हमारे पास ऐसा आया कि जिसमें हमारे पास लॉस और प्रॉफिट इक्वल हो गया। फिर हमारे पास रेवेन्यू हमारा बढ़ता रहा, कॉस्ट हमारी थोड़ी कम रही, कुछ कॉस्ट भी हमारी बढ़ती रही, रेवेन्यू भी बढ़ता रहा। फिर एक हमारे पास पॉइंट बी आया जहाँ पर हमारे पास फिर वही ब्रेक इवन पॉइंट की तरह से आया, जहाँ पर हमारे पास रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़ रही है। हमें रेवेन्यू बढ़ता नजर आ रहा है लेकिन कॉस्ट उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें तो लॉस होना शुरू हो रहा है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर इस पॉइंट को देखते हैं और इस पॉइंट को देखते हैं। अब क्लास यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वांटिटी मैक्सिमाइजेशन, तो हम इस वर्टिकल लाइन को देखते हैं कि हमारे पास वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास ये वर्टिकल लाइन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब देखिए मेरा माउस पॉइंटर की मूवमेंट ये इतना है ना, अगर मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा छोटी लाइन होगी, 19-20 छोटी, यहाँ 19-20 और छोटा और छोटा और छोटा और छोटी करते 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 यहाँ पर लाइन बिल्कुल छोटी हो जाएगी, वर्टिकल लाइन इस दोनों लाइंस के इन बिटवीन। ये देखिए ये और छोटी हो रही होते होते बिल्कुल एक पॉइंट की तरफ आ गई। इसकी जो मैक्सिमम हाइट है इसे हम कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट कम से कम आ रही है और हमारे पास रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा है। इसका मतलब हमें इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी चाहिए। अब अगर मिसाल के तौर पर ये कर्व हमारे पास थोड़ा सा नीचे की तरफ होकर जा रहा होता, तो शायद ये जो आपको ब्लू कलर के एरोज नजर आ रहे हैं ये यहाँ पर नहीं होते, कुछ यहाँ पर होते। इसका मतलब हमें फिर ये, अगर ये स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते तो हमें इस क्वांटिटी जहाँ पे मेरा पॉइंट है इसके बजाय ये क्वांटिटी हमें मैन्युफैक्चर करनी होती, प्रोड्यूस करनी होती। तो इससे हम अपनी कैलकुलेशंस को देखते हैं। प्लस आपको बताऊं कि हम आमतौर पर ये देखते हैं कि वर्कर्स काम करते हैं और मैनेजर्स अपने रूम में बैठे हुए बहुत सा काम कर ही नहीं रहे होते, बैठे हुए होते हैं। आपको पता है कि वो उनके पास कुछ फाइल्स होती हैं, कोई मेहनत तो करते नहीं लेबर की तरह से, और सैलरी भी उनको ज़्यादा मिल रही होती है। तो आमतौर पे एक जुमला उनके लिए कहा जाता है, मैनेजर्स डू नथिंग बट दे लीव नथिंग अनडन। मैं रिपीट करता हूँ, मैनेजर्स डू नथिंग, वो कोई काम करते नजर नहीं आते, बट दे लीव नथिंग अनडन, वो कोई भी चीज बाकी छोड़ते नहीं है। मतलब हमें ये ना फिजिकली काम करते नजर नहीं आते, लेकिन उनकी प्लानिंग ऐसी होती है, उनकी डिसीजन मेकिंग ऐसी होती है कि वो किसी काम को भी बाकी छोड़ते नहीं है, सब काम मुकम्मल कर लेते हैं। मतलब तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसका मतलब एक प्रोडक्शन वर्कर तो प्रोडक्शन कर रहा है, सेल्स के लोग सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। प्रोडक्शन करनी कितनी है, प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, तो ये एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोडक्शन मैनेजर जो इकोनॉमिकल थ्योरीज को जानता होगा वो ये देखेगा कि यार मुझे बताओ हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। अकाउंट्स के लोग हमें बताओ कि कॉस्ट कितनी आ रही है, कितनी बड़ी थी, क्या हुई, ग्राफिकली इसको ड्रॉ किया। आपको पता है आजकल ये सब चीज़ें ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटा भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है अवेलेबल, इनपुट कर दिया जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, और फिर हमारे पास इस तरह से ग्राफिकली चीज़ें जल्दी बन जाती है। तो हमें फ़ौरन नज़र आ जाता है कि हमारे पास ये पॉइंट्स कौन से हुए, ए एंड बी पॉइंट्स, और फिर हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट मेकिंग कौन सी जगह पर होगी, और हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो यहाँ लिखा हुआ है हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो पॉइंट होता है, हम यहाँ पर जब बात कर रहे थे कैपिटल आर या मार्जिनल रेवेन्यू की, तो इसी तरह से हमारे पास ये ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है डॉटेड लाइन, ये इस
कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन प्रिपेयर की गई है और इसको कहते हैं स्लोप ऑफ कॉस्ट फंक्शन। तो सी क्यू, यहाँ पे भी आर क्यू ही है, ठीक है, ये आर क्यू ही है, जिसको सिंपली आर लिख दिया। ऊपर आपने देखा था कि आर क्यू ही लिखा हुआ था, जिसको हमने कहा कि ये एम सी के इक्वल है। यहाँ भी एम सी जो होगा वही होगा, एम सी इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई डी क्यू। तो ये भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट बात हो रही है और यहाँ भी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं कॉम्पिटिटिव फर्म्स डिमांड। ये छोटा सा टॉपिक है, इसी पॉइंट ए जो भी हम पढ़ रहे थे, शॉर्ट रन, ठीक है। कॉम्पिटिटिव फर्म्स डिमांड में बताया जा रहा है द डिमांड कर्व ऑफ अ कॉम्पिटिटिव फर्म्स प्रोडक्ट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट द मार्केट प्राइस। ऊपर में देखा था ना कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन नजर आ रही थी। दिस प्राइस इज द कॉम्पिटिटिव फर्म्स मार्जिनल रेवेन्यू, और यही हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है। तो डिमांड ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, आर इज इक्वल टू पी क्यू, पी इंटू क्यू ऊपर लिखा हुआ था ना, वही बात यहाँ पर की जा रही है। Where P is the market equilibrium price, thus MR is equal to DR divided by DQ। ये पुरानी बात जो भी लिखी हुई थी, और यहाँ पे क्योंकि आपको बता दिया है कि प्राइस भी इक्विलिब्रियम प्राइस वहीं पर ही होगी और वहीं से हम फर्म की डिमांड को आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे कह दी कि ये P है हमारे पास, प्राइस, कैपिटल P स्टैंड्स फॉर प्राइस। अब क्लास इसी बात को यहाँ पर एक फिगर 8.3 में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर प्रॉफिट कंपटीशन। अब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे कर सकते हैं, आपको जनरली बताऊं क्लास के जो भी मार्केट में प्राइस होती है, अगर सब एक ही तरह की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं कंपनीज, फर्म्स, तो उनको एक ही प्राइस पे सेल करना पड़ेगा, नहीं तो कस्टमर तो कहेगा मैं तो दूसरी प्रोडक्ट्स परचेज कर लूंगा क्योंकि मुझे उस प्राइस पर वो चीज़ मिल रही है। ठीक है ना, ऐसे ही है ना, आप होंगे या मैं होंगा, हम भी ये कहेंगे यार एक ही तरह की प्रोडक्ट है तो हमें तुम डिफरेंट प्राइस क्यों दे रहे हो। जैसे हमारे पास मार्केट में एग्स होते हैं, अंडे, हम एक शॉप पर जा रहे हैं, दूसरी शॉप पर जा रहे हैं, एक ही तरह से एग्स मार्केट में आ रहे हैं और बहुत सी दफ़ा तो एक ही तरह से उनकी सप्लाई आ रही है, एक ही कंपनी से भी आती है, ये कभी कभी डिफरेंट की तरफ से आ रही है। और वो कहते हैं, कोई एक सेलर कहता है कि मैं फॉर एग्जांपल 150 रुपये दर्जन अंडे दूंगा, एक कहता है कि मैं 160 रुपये दूंगा, एक कहता है मैं 140 रुपये दूंगा। तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, हम 140 वाले से जाके परचेज कर लेंगे क्योंकि इसमें कोई उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐड थोड़ी कर दिए, एग्स आर एग्स, ठीक है, अगर वो एक ही तरह से आ रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन की, इसमें हम ये नहीं कह रहे कि ये एग्स जो हैं ये फार्म से आ रहे हैं या देसी आ रहे हैं या वगैरह वगैरह आ रहे हैं। तो हम परफेक्ट कंपटीशन में बात करते हैं एक ही तरह की। तो हम बताना ये चाह रहा हूँ मैं कि कोई भी कंपनी अपना प्रॉफिट अगर बढ़ाना चाहती है तो उसको अपनी कॉस्ट कम करनी है। किसी तरह से अगर वो अपनी कॉस्ट कम कर ले तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। जैसे कि आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर प्रॉफिट कंपटीशन, कि आपकी जो प्राइस इक्विलिब्रियम की है वो तो वही रहेगी जिस पर हमारी डिमांड ऑफ फर्म इज इक्वल टू प्राइस इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेवेन्यू, हमें तो यही मिलेगा। अब हम अपना प्रॉफिट बढ़ा कैसे सकते हैं, हमें नजर आया कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व था, देखिए कर्व हमारे पास जो है ना ये कुछ ऐसे जा रहा है, ये वाला, ये कॉस्ट का कर्व है, ये कॉस्ट का कर्व ऐसे जा रहा है। तो हमारे पास ये जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है ये जा रहा है और हमारे पास इसकी एक एवरेज टोटल कॉस्ट हमारे पास आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास हम ये देखते हैं कि हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है और ये जिस पॉइंट पर कट हो रहा है, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व जो है और हमारी प्राइस जो डिमांडेड प्राइस है उस पर जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, वहाँ से अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये हमारे पास वो पॉइंट आ जाएगा जो हमें क्वांटिटी और फर्म प्रोड्यूस करनी है, आउटपुट करनी है। और ये जो कर्व हमारे पास ये बन रहा है ये हमारे एवरेज टोटल कॉस्ट की बात आ रही है। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हर एक यूनिट पर प्रोड्यूस करने पर हमारे पास कैसा कर्व बन रहा है, और ये हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट की बात आती है, ठीक है। मार्जिनल का मतलब होता है हर एक यूनिट पर क्या चेंज आ रहा है, और एवरेज का मतलब होता है हम उस पर एवरेज ले लेते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो हमने पहले पढ़ी थी, या आपको मैंने पहले भी बताया था, स्टैट्स में पढ़ चुके हैं
एवरेजेस और मूविंग एवरेजेस। अगर हम 2 पॉइंट्स की एवरेज लेंगे या 5 पॉइंट की एवरेज लेंगे तो वो एवरेज कहलाती है। और अगर हम कंटिन्यूसली उसी तरह से लेते चले जाएं अगले वैल्यूज को 5-5 करके, मतलब पहली 5, फिर दूसरी से लेकर छठी तक, तीसरी से लेकर 7वीं तक, चौथी से लेकर 8वीं तक, इस तरह हमारे पास 5-5 वैल्यूज होंगी, तो इनको हम कहते हैं मूविंग एवरेजेस। तो इसी तरह से कुछ हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट के कर्व भी हमारे पास इसी तरह से प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं, स्मूथ कर्व एज कंपेरेटिव टू मार्जिन कॉस्ट। अब हमारे पास ये जो पॉइंट था प्राइस इक्विलिब्रियम और मार्जिनल कॉस्ट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जो हमारी फर्म की डिमांड भी थी, इस पॉइंट से अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट, ये लाइन हमारे पास डॉटेड लाइन कट करती है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट को भी। अभी जो एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी आ रही है इस जगह पर, इतनी जो जगह नजर आ रही है ब्लू कलर आपको नजर आ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। तो अगर हमारी कॉस्ट, ये देखें ज़्यादा थी, कॉस्ट कम हुई कम हुई कम हुई, फिर यहाँ पर आके बढ़ना शुरू हुई। अब हम कहेंगे यहाँ पर हमारे पास एवरेज कॉस्ट तो कम है। जब एवरेज कॉस्ट यहाँ पर कम है तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट को टच नहीं कर रही थी, मार्जिनल कॉस्ट भी तो कम थी ना। तो हम इस मार्जिनल कॉस्ट और इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, तो ये हमारे पास जो एरिया बना है इसे हम कहते हैं प्रॉफिट। तो हम कोशिश करते हैं कि इस कर्व को ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ लेकर आए ताकि हमारे कॉस्ट कम रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर सकें। तो ये टॉपिक आपका यही था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। खास बात यहाँ पर है जो आज हमने चैप्टर स्टार्ट किया, टॉपिक स्टार्ट किया है, परफेक्ट कंपटीशन। उसके वही 5 पॉइंट्स याद रखने, वो पॉइंट होंगे तो हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करते, नहीं तो हम डिफरेंट पॉइंट्स की चेंजेस के वजह से ही ऐसी बात नहीं कर सके। अब क्लास हमारे पास यहाँ पर बात आ रही है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 8.1। अब हम इसको देखते हैं और हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 3 मिनट बाकी हैं इस सेशन 1 में, तो हम इस एग्जाम्पल को देख ही लेते हैं। तो मैं यहाँ से इसका स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और मैं अब दोबारा से शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन को। और जी क्लास, ये हमारे पास आ गई डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 8-1। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट फंक्शन फॉर अ फर्म इज गिवन बाय, अच्छा पढ़ने से पहले माइंड में रखिएगा, वेरी सिंपल, बहुत आसान सी एग्जांपल है। इसमें इतनी सारी चीज़ें तो आपको गिवन दे दी गई हैं और फिर आपके पास छोटा सा यहाँ पर इसका सोल्यूशन दे दिया गया है जो कि बिल्कुल आसान सा है। अब हम पढ़ते हैं, टाइम इतना नहीं कि इसको हम मुकम्मल कर सकें, कम से कम हम इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और उसका सोल्यूशन अभी हम सेशन 2 में जाकर पढ़ लेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम 8-1 है, द कॉस्ट फंक्शन फॉर अ फर्म इज गिवन बाय। अब जो कॉस्ट फंक्शन है ये हमारे पास क्यू की टर्म्स में हमें दे दिया गया है। अच्छा, ये जब मेरा माउस पॉइंटर देख रहे हैं, ऐसी जो कॉस्ट फंक्शन हमारे पास था ना, जो कर्व की फॉर्म में था, तो कर्व की फॉर्म की जो डायग्राम्स बनती हैं, फिगर्स बनती हैं, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक, जैसे उसमें आपने पढ़ा होगा पैराबोलास, तो हमारे पास जो कर्व की फॉर्म होती है वो हमारे पास आमतौर पर ये स्क्वायर की फॉर्म से बन रही होती है। ठीक है, कभी क्यूब से भी बनती है जो हमारे पास बाद में बात आएगी, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास स्क्वायर की बात हो रही होती है। अब क्लास लिखा है, ये तो हमारे पास गिवन हो गया। अब ये क्वेश्चन नहीं कि ये कहाँ से आ गया, बस ये हमारे पास गिवन है। इफ द फर्म सेल्स आउटपुट इन अ परफेक्टली competitive मार्केट and other firms in the industry sell output at the price of $20, वो प्रोडक्ट $20 की बिक रही है, what price should the manager for this firm put on the product? इस पर्टिकुलर फर्म का मैनेजर कितनी प्राइस उसकी लिखेगा। नंबर 2 क्वेश्चन है, what level of output should be produced to maximize profit? आउटपुट कितनी करनी चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। हाउ मच प्रॉफिट विल बी अर्न, और हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। तो ये 3 क्वेश्चन है कि प्राइस क्या रखनी है, आउटपुट कितनी होनी चाहिए है, और हमें प्रॉफिट कितना मिलेगा। ये 3 ही क्वेश्चंस होते हैं जो एक मैनेजर को बताने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर हिंट में कुछ बातें बता दी गई हैं। लिखा हुआ है कि हिंट, रिकॉल दैट फॉर अ क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन। अगर हमारे पास कोई क्यूबिक कॉस्ट फंक्शन कहीं दिया होगा पहले, तो हम यहाँ पर सिर्फ ये बात करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक क्यूबिक कोई कॉस्ट फंक्शन है मौजूद, एक जनरलाइज्ड वे में इस तरह से। द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज, जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये डेरिवेटिव लेने का तरीका आपको पता है,
कांस्टेंट डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास सिर्फ a रह जाएगा। 2 जब आके मल्टीप्लाई होगा तो 2b³ और पावर 2 की से एक कम हो जाएगी, सिर्फ q रह जाएगा। प्लस हमारे पास यहाँ पर 3q³ 3 यहाँ पे